सलाम आप सभी को। आज हम विश्व की महान नारियों को पढ़ रहे हैं। तो हम एक उनमें से एक ऐसी नारी के बारे में पढ़कर आज स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। जोन ऑफ आर्क, फ्रांस की राष्ट्रमाता जिन्हें कहा जाता है। 15वीं शताब्दी की बात है, अंग्रेजों ने फ्रांस पर हमला किया। उस समय फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व कर रही थी एक महिला वीरांगना जोन। ओइसा नदी के किनारे बसे कंपेन शहर के पास एक ओर जोन अपने साथियों के साथ मोर्चा ले रही थी, दूसरी ओर संख्या बल तथा साधन बल में बढ़े चढ़े अंग्रेज सैनिक। प्रारंभ में तो अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे। स्वदेश और स्वतंत्रता प्रेमी फ्रांसीसी सेनाओं के मुकाबले शास्त्रादि सज्जित अंग्रेजी सेना पीछे हटने लगी। तभी अंग्रेज सेनापतियों ने छल नीति से काम लिया और जोन तथा उसके सैनिकों को दोनों ओर से घेर लिया। अपनी स्थिति कमजोर देखकर वीरांगना जोन ने सैनिकों को रण क्षेत्र छोड़कर हट जाने का आदेश दिया। अंग्रेजी सेनाएं तो केवल जोन को ही गिरफ्तार करना चाहती थी, जिसने आरंभ में घुटने टेक रहे फ्रांस को जगाकर खड़ा कर दिया था। फ्रांसीसी सेना रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगी। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया और जोन को चारों ओर से घेर लिया। फ्रांसीसी सैनिक तो भाग निकले, अकेली वही अभिमन्यु की तरह आक्रमणकारियों के चक्रव्यूह में फंस गई और अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद की कहानी मानव सभ्यता के इतिहास पर कलंक ही कही जानी चाहिए। अंग्रेजों ने जोन को निर्दयतापूर्वक यंत्रणाएं दी, परंतु उन्होंने अंतिम समय तक मुंह को नहीं खोला और पराजय को स्वीकार नहीं किया। एक बार भागने का प्रयत्न भी किया, परंतु दुर्भाग्य से पैर फिसल गया और वे दोबारा पकड़ ली गई। जोन को बड़ी ही क्रूरता के साथ मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाने वाली फ्रांस की यह वीरांगना अंग्रेजों की क्रूरता का सामना करते हुए सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली गई, परंतु उन्होंने अंत तक अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। अंतिम समय उन्होंने यही कहा कि जो अंग्रेज युद्ध में बचे हुए हैं और विजयी का अभिमान कर रहे हैं, वे शीघ्र ही देश से बाहर खदेड़ दिए जाएंगे। 30 मई 1431 को रोयन के मैदान में जोन को खड़ा कर आग लगा दी गई, परंतु उन्होंने अपने हत्यारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और वही शब्द कहे जो कभी ईसा ने अपने हत्यारों के लिए कहे थे। जोन ने उन्हीं भावनाओं को दोहराया, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये मुझे जलाकर मानव इतिहास में मुझे अमर बना रहे हैं। भले ही भविष्य में मुझे भुला दिया जाए, परंतु मेरा विश्वास है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रतिकूल और प्राणघातक परिस्थितियों में भी मंगल देखने का स्वभाव मनुष्य को कितना सुख संतोष प्रदान करता है। जोन की ये उक्तियां इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। सचमुच ही यह बलिदान रंग लाया। जोन ने आत्मोत्कर्ष ने फ्रांस की आत्मा में जादू फूंक दी। उनकी मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया। वहां की जनता उठ खड़ी हुई और एक ऐसी आंधी आई जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पंजों से धीरे धीरे पूरा फ्रांस खिसकने लगा। गांव के बाद गांव और नगर के बाद नगर विदेशी दासता के चंगुल से निकलते गए और फ्रांस एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। जॉन ऑफ आर्क की जीवन कथा नारी की शक्ति और साहस की कहानी है। एक चुनौती है उन लोगों के लिए जो मातृ शक्ति को अबला और रक्षिता कह कर उसे पुरुष की तुलना में महत्वहीन और गौण बताते हैं। जिस जाति के लोगों ने 500 वर्ष पूर्व अपनी ही जाति की इस वीरांगना को जीवित जला दिया था, उन्होंने ही बाद में उसे मनुष्यता का गौरव कहा। सन 1909 में रोम के पोप ने जोन ऑफ आर्क को बड़े ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनका जन्म फ्रांस के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक किसान के घर सन 1312 ईस्वी में हुआ। उस समय शिक्षा का प्रचार बिल्कुल न था। पादरियों और संपन्न लोगों के परिवारों तक ही दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान सीमित रहता था। पादरी भी धर्म का मनमाना अर्थ समझा बुझाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे और शिक्षा के अंधकार में ही धर्म का विकृत स्वरूप फलता फूलता है। यही कारण है कि उस समय पूरा यूरोप अंधविश्वास का घर बना हुआ था। धर्मतंत्र केवल धनिकों और संपन्न लोगों का शस्त्र मात्र था जो गरीबों के शिकार में काम आता था। भाई धर्माचार्य भी फीस लेकर और पापों को नाश होने का प्रमाण पत्र देकर उन लुटेरों को भी लूटा करते और लूटने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे।
ऐसे अंध युग में गरीब किसान की बेटी का पढ़ लिख सकना कहाँ संभव हो सकता था। इसलिए जॉन अपने माता पिता के काम में ही मदद करती। इसी दौरान फ्रांस के शासक वर्ग विदेशी अंग्रेजों का व्यवहार भी इस अबोध बालिका के देखने में आया। विदेशी शासकों के अत्याचारों की कहानी के संबंध में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी जानते हैं कि गुलाम और पराधीन देश के नागरिकों को किन परिस्थितियों में जीना पड़ता है। जॉन को यह सब अच्छा नहीं लगा। समझ का विकास होते होते उन्होंने भी यह अनुभव कर लिया कि इस समय फ्रांस पर दूसरे देश के लोगों का राज्य है। वहाँ की जनता भी अनेकों बार स्वशासन की मांग कर चुकी थी, परंतु उन्हें बड़ी निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया था। फ्रांस की सत्ता हस्तगत करने की कहानी भी बड़ी छल छद्म भरी नीतियों षड्यंत्रों की घटना है। फ्रांस के 6वें शासक चार्ल्स ने अपनी बेटी का विवाह इंग्लैंड के 5 हेनरी से किया था। कालांतर में जब चार्ल्स की मृत्यु हुई तो 5 हेनरी जबरन ही उसका उत्तराधिकारी बन बैठा। इस अनीति और अन्याय के विरुद्ध जगह जगह उपद्रव भी हुए, परंतु इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हेनरी ने शासकीय कर्मचारी और सैनिक उस समय फ्रांस में भरे हुए थे और अधिकार उन्माद में मनमानी करते रहते थे। जॉन जब 14 वर्ष की ही थी तब एक ऐसी घटना घटित हुई कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने का संकल्प ले लिया। एक दिन वे अपने घर से खेत पर जा रही थी। रास्ते में बाजार पड़ता था। बाजार में उन्होंने एक अंग्रेज को किसी दुकानदार से उलझते देखा। आसपास काफी संख्या में लोग खड़े थे। जोर जोर से चिल्लाते हुए अंग्रेज दुकान पर चढ़ गया और वहां रखा हुआ सामान उठा कर सड़क पर फेंकने लगा। दुकानदार का कसूर इतना सा था कि उसने अंग्रेज को दिए सामान का मूल्य मांग लिया था। इतनी सी बात पर अंग्रेज ने बेचारे दुकानदार की सब चीजें उठा कर फेंक दी थी और लोग खड़े खड़े देखते रहे। जॉन के बाल मन के ने अंग्रेज के इस व्यवहार को अनुचित स्वीकार किया। फिर उसकी समझ में एक बात नहीं आई कि सब कुछ जानते हुए भी लोग तटस्थ क्यों खड़े थे। दिन भर वह इसी घटना के बारे में सोचती रही। संध्या समय उसने अपने पिता से इस घटना के बारे में पूछा कि लोग यह सब चुपचाप क्यों देख रहे थे। बेटी, वह अंग्रेज सरकार का आदमी था, पिता ने समाधान दिया, इसलिए वह वैसा कर रहा था। सरकार क्या होती है? लोगों को सुखी बनाने के लिए कुछ लोग सरकार बनाते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं। पर बाबा, इससे कौन सुखी होगा? जॉन ने शंका प्रकट की। यह सरकार विदेशियों की है बेटी, इसलिए वे जो मनमानी चाहे वही करेंगे। उन्हें मनमानी तो नहीं करनी चाहिए। लोगों को ऐसी सरकार हटा देनी चाहिए। जॉन बोली और उसने निश्चय भी ये कह सुनाया, बाबा, मैं इस सरकार को हटाऊंगी। पिता ने जॉन को डांटकर चुप करा दिया, परंतु सरकार को हटाने की भावना उसके मन में पलती रही। वह रोज अपने इस निश्चय को दोहराया करती कि मैं विदेशियों को अपने देश से हटाकर रहूंगी। इन्हीं संकल्प विकल्पों के वातावरण में जॉन बढ़ती रही। घर के कामकाज में भी उनका मन नहीं लगता। जॉन तो दिन रात अपने देश को आज़ाद कराने का स्वप्न देखती रही। संकल्प और विचारों ने उनमें एक आत्मविश्वास भर दिया कि मैं अपने देश को इंग्लैंड के चंगुल से मुक्त करा दूंगी और जीवन भर इसी के लिए प्रयत्न करूंगी। जॉन ने अपना सारा जीवन इस महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया। दिन बीतते गए। निरंतर वह बचपन से यौवन की ओर बढ़ती गई। स्वाभाविक ही माता पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने उपयुक्त वर तलाश कर जॉन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु जॉन ने विवाह के विषय में ही प्रश्न कर डाला, बाबा, शादी करने के बाद क्या मैं अपने देश को आज़ाद करवा सकूंगी? हाँ, पिता ने कहा, अगर तुम्हारा पति भी चाहे तो फिर मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। किसी को अपने अनुकूल बनाने के लिए ही भारी प्रयत्न करना पड़े तो शादी करने से क्या लाभ? पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त रहकर और अधिक निष्ठा तथा परिश्रम के साथ सबल प्रयत्न करने के लिए जॉन ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर एक अमीर व्यक्ति ने भी रिश्ते का प्रस्ताव किया। माता पिता इस रिश्ते को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उधर जॉन भी आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले चुकी थी। पिता ने प्रेम, प्रलोभन और धमकी सभी उपाय कर लिए, परंतु एक भी उपाय सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि मार डालने तक का भय दिखाया, फिर भी जॉन टस से मस नहीं हुआ। निश्चय सो निश्चय, व्रत सो व्रत। एक बार जिस निर्णय पर पहुंच गई उससे हट जाना तो कायरों और बुजदिलों का काम होता। जॉन जैसे दृढ़ निश्चयी आत्माएं तो अपने निश्चय का दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अमीर आदमी ने जो जॉन की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे शादी करने के लिए ललायित था, यह अफवाह फैला दी कि जॉन उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई है।
इस अफवाह की खबर जब इस संकल्प व्रती युवती को लगी तो उन्होंने अमीर आदमी की अच्छी खबर ली और उसे डांट डपट कर भगा दिया। अब विवाह की ओर से निश्चिंत हो जाने के बाद जॉन घुड़सवारी और शस्त्र संचालन का अभ्यास करने लगी। चीर साध को पूरी करने के लिए वे बड़ी ही लगन और निष्ठा के साथ अपनी शारीरिक क्षमता और शस्त्रास्त्र संचालन में पारंगतता बढ़ाने लगी। इस अध्याय ने जॉन के संकल्प और आत्मविश्वास को और भी सुदृढ़ बना दिया। लक्ष्य साधना के लिए किए गए कोई भी प्रयास आत्मविश्वास की सुदृढ़ता में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, जो कि सब सफलताओं का मूल है। 1828 में बेडफोर्ड ने ड्यूक ने फ्रांस पर हमला किया। बरगंडी के सम्राट की सहायता से ड्यूक ने फ्रांस के कई छोटे मोटे स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली और कुछ ही महीनों बाद आर्लिन्स के आसपास घेरा डाल दिया, जो इस देश के प्रमुख अंगों में से था। राजा से मिलकर ड्यूक ने आर्लिन्स को घेर लिया और किले की नाकेबंदी कर दी। जीवनोपयोगी वस्तुएं समाप्त हो जाने पर किले के भीतर की जनता अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देगी, यह सोचकर वह कई दिनों तक घेरा डाले पड़ा रहा। जॉन ने जब यह सुना तो वह बड़ी उत्तेजित हुई। उन्होंने आर्लिन्स के उद्धार की योजना बनाई और चुपचाप घर से निकल भागी, क्योंकि वे जानती थी कि खुलकर वे आसानी से अपने घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकेंगी। द्रुतगामी घोड़े पर सवार होकर वे अपने मामा के पास पहुंची, जो जॉन को कई प्रकार के प्रोत्साहित किया करता था। मामा डुरेंड के पास जाकर सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कह दी। मामा भी जॉन की सहायता के लिए तैयार हो गया और आगे की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि किसी भी प्रकार राजा से मिलना चाहिए, परंतु इस आपत्ति काल में राजा से मुलाकात भी तो संभव नहीं थी। मामा सर्वप्रथम गवर्नर से मिला और जॉन तथा उसके उत्साह, योग्यता और भावनाओं का उल्लेख किया। एक किसान की दरिद्र बेटी इस संकट में क्या सहायता कर सकेगी, यह सोचकर गवर्नर ने जॉन को वापस माता पिता के पास जाने का परामर्श दिया। दोबारा जॉन स्वयं मिलने गई, परंतु इस बार गवर्नर ने तो मिलने से भी इनकार कर दिया। जॉन और उनके मामा इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुए और बार बार राजा से मुलाकात करने के लिए गवर्नर को मनाने की चेष्टा करने लगे। अंततः गवर्नर पसीजा। इधर माता पिता को भी जॉन के भाग जाने और आर्लिन्स पहुंचने के समाचार मिले। वे दौड़े हुए वहां आए और जॉन से वापस लौट चलने के लिए कहने लगे, परंतु वह तो अपने निश्चय की पक्की निकली। जॉन ने साथ कुछ और ऐसे लोग भी आ मिले जो फ्रांस में अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहते थे। गवर्नर से अनुमति लेकर 14 फरवरी 1428 को वे सब अपने प्रिय सम्राट से भेंट करने के लिए चल पड़े। राजभवन तक पहुंचने के लिए मीलों दूरी का रास्ता तय करना पड़ता था। मार्ग के कष्टों को सहते हुए जॉन अपने साथियों सहित चार्ल्स से मिलने पहुंची। चार्ल्स ने उनकी परीक्षा कर बहादुर और साहसी बाला कहकर सम्मानित किया तथा उनके वीरतापूर्ण प्रदर्शन तथा ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों का नेतृत्व सौंप दिया। जॉन अपने साथी सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेनाओं से बड़ी वीरतापूर्वक लड़ने लगी। एक युवती के साहसपूर्ण कृत्यों को देखकर अंग्रेजों में बड़ी खलबली पैदा हुई। धर्मवीरू अंग्रेज सिपाहियों में से किसी प्रकार यह धारणा फैल गई कि जॉन के साथ ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है। अंग्रेज सिपाहियों ने आसानी से इस बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी स्त्री को इतनी वीरतापूर्वक लड़ते नहीं देखा था। फलस्वरूप अंग्रेजी सेना का मनोबल टूटने लगा और वह पीछे हटने लगी और आर्लिन्स का घेरा टूट गया। इस विजय का समूचा श्रेय जॉन को दिया गया और उन्हें आर्लिन्स कुमारी का सम्मान मिला। चार्ल्स का अभिषेक रीमुस में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। वर्षों बाद फ्रांस के एक बहुत बड़े भाग में स्वशासन की स्थापना संभव हो सकी थी, परंतु अभी तो काफी काम शेष था। आर्लिन्स का बहुत बड़ा भाग भले ही अपने हाथ में आ गया हो, फिर भी देश का अधिकांश हिस्सा तो अभी भी विदेशियों के कब्जे में ही था। चार्ल्स ने अपनी सेना का नेतृत्व जॉन को सौंपा और आरंभ हुआ विजय अभियान। साहस और शौर्य की देवी जॉन ने अपने साथ देखकर सैनिक त्याग और बलिदान की भावनाओं से प्रेरित होकर मर मिटने के लिए भी तत्पर हो गए और पीछे न हटने का संकल्प लेकर रणक्षेत्र में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप एक के बाद एक शहर विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त होते गए। जय के बाद जय मिलने लगी, परंतु फ्रांसीसी सेना में विजयी के अभिमान से उदंडता, चारित्रहीनता और दुर्व्यय के रोग फैलने लगे। जॉन को इससे बड़ी निराशा हुई।
उन्होंने सैनिकों को सचेत किया कि अगर यही स्थिति रही तो देश को आज़ाद करने के लिए 1000 जन्म भी कम होंगे। युद्ध जारी रहा, परंतु फ्रांसीसी सेनाओं की भ्रष्टता अपना परिणाम दिखाने लगी। उसी के फलस्वरूप अंततः जोन को आत्मोत्सर्ग करना पड़ा। नैतिक क्षीणता ने फ्रांसीसी सेनाओं का मनोबल तोड़ कर रख दिया था। इसी कारण ओइस नदी के किनारे कैंपेन के मैदान में वो पकड़ी गई और उन्हें जीवित जला दिया गया था। उन्हीं शहादत ने फ्रांसीसी जनता और सेना को अपनी गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित किया और दीर्घ संघर्ष तथा जोन की आजीवन साधना के लिए फलस्वरूप उनका देश आजाद हुआ। स्वाधीनता की मीठी वायु में सांस लेते हुए फ्रांसीसी अपनी उन राष्ट्रमाता जोन को कभी नहीं भुला सकेंगे, जिन्होंने स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। शायद वे दुनिया की सर्वप्रथम महिला सेनापति थी, जिनका हर चरण विजय की सीढ़ियों पर ही पड़ता था। हम सब जून राष्ट्रमाता को याद करते हुए अपने भीतर की भी उस राष्ट्रीय दिव्य शक्ति को जगाएं। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम। हम नारी भी अपनी शक्तियों को पहचाने। सबको प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो।